नमस्ते। जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान जाता है कि शुरुआत में क्या था और आखिर में क्या बना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स तक का सफर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सफर के ठीक बीच में क्या होता है? आज हम केमिस्ट्री की उसी अनदेखी दुनिया में उतरेंगे, उन अनकहे खिलाड़ियों से मिलेंगे जो पूरे रिएक्शन का रुख बदल देते हैं। तो सवाल बिल्कुल साफ है। रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स में बदलने के दौरान आखिर होता क्या है? ये एक ऐसी सीक्रेट दुनिया है जो हमें दिखती नहीं, पर जिसके बिना कोई रिएक्शन पूरा हो ही नहीं सकता। और आज हम इसी पर्दे को उठाने वाले हैं। देखिए, आज हमारा सफर कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले हम रिएक्शन के उस छुपे हुए कदम को समझेंगे। फिर हम इन अनदेखे खिलाड़ियों यानी इंटरमीडिएट से मिलेंगे। उसके बाद इनकी स्टेबिलिटी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहेली को सुलझाएंगे। और आखिर में हम ये जानेंगे कि ये सब कुछ समझना आखिर इतना जरूरी है क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट की नींव रखते हैं कि आखिर ये अनदेखे खिलाड़ी, ये छुपे हुए स्टेप्स हैं क्या। तो ये है रिएक्शन इंटरमीडिएट। सिंपल भाषा में ये एक असली मॉलिक्यूल है जो रिएक्शन के बीच में बनता है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ये बहुत ही टेम्पररी होता है, मतलब बस पल भर के लिए। ये हाई एनर्जी और इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि इसकी जिंदगी बस कुछ पलों की होती है, और ये पलक झपकते ही आगे रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट बना देता है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है। लोग अक्सर इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरमीडिएट एक असली रियल मॉलिक्यूल है जो थोड़ी देर के लिए एग्जिस्ट करता है। एनर्जी ग्राफ में ये एक छोटी सी घाटी या वैली में होता है, जबकि ट्रांजिशन स्टेट कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं। वो बस एक ऐसी काल्पनिक एनर्जी की चोटी या पीक है जहां बॉन्ड टूट और बन रहे होते हैं। तो याद रखिएगा, इंटरमीडिएट असली है। तो अब वक्त आ गया है इस केमिकल स्टोरी के मेन किरदारों, इसके मेन हीरोज और विलन से मिलने का। चलिए मैं आपकी पहचान कराता हूं इन अनदेखे खिलाड़ियों से। सबसे पहले मिलते हैं हमारे पॉजिटिव प्लेयर कार्बोकैटायन से। इसके नाम से ही इसकी कहानी पता चलती है। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। ये एक ऐसा आयन है जिसके कार्बन एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स की सख्त कमी होती है। उसके पास, बेचारे के पास, सिर्फ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की तलाश में रहता है, बहुत ही बेचैन। और अब आती है हमारी नेगेटिव पावर हाउस, कार्बेनियन। ये कार्बोकैटायन से बिल्कुल उल्टा है। इसके कार्बन एटम पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा आज़ाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये इलेक्ट्रॉन रिच है और अपनी पावर शेयर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और आखिर में है हमारा न्यूट्रल रेबल यानी फ्री रेडिकल। इस पर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, लेकिन इसे कम मत समझना, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। इसकी वजह, इसके पास एक अकेला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और केमिस्ट्री में एक अकेला इलेक्ट्रॉन हमेशा एक पार्टनर ढूंढता है, जिस वजह से ये बेहद अनस्टेबल और रिएक्टिव हो जाता है। वैसे तो हम आज इन 3 सुपरस्टार्स पर ही फोकस कर रहे हैं, लेकिन इंटरमीडिएट्स की दुनिया काफी बड़ी है दोस्तों। इसमें कार्बेन्स और नाइट्रीन्स जैसे और भी कई इंटरेस्टिंग किरदार शामिल हैं, जिनकी अपनी अलग कहानी है। तो हमने किरदारों से तो मुलाकात कर ली है, लेकिन अब आती है इस एक्सप्लेनर की सबसे बड़ी, सबसे इंटरेस्टिंग पहेली। आखिर इनकी स्टेबिलिटी का राज क्या है? सवाल यह है कि अगर ये तीनों ही इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं, तो इनका बर्ताव इतना अलग अलग क्यों होता है? इसका जवाब सिर्फ एक लफ्ज में है, स्टेबिलिटी यानी स्थिरता। कौन कितना स्टेबल है, बस यही बात तय करती है कि रिएक्शन का अंजाम क्या होगा। और यहां देखिए, यही है वो पजल। कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल के लिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर एकदम सीधा है। टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी और आखिर में प्राइमरी। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम कार्बनायन पर आते हैं, पूरी कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। यहां प्राइमरी सबसे ज्यादा स्टेबल है। ऐसा क्यों? यही है हमारी स्टेबिलिटी पजल, जिसे हम अब सॉल्व करेंगे। चिंता की कोई बात नहीं, हर ताले की चाबी होती है। इस स्टेबिलिटी के कोड को क्रैक करने के लिए हमारे पास 3 मास्टर कीज हैं। आइए देखते हैं कि ये कोड कैसे टूटता है। ये हैं वो 3 फैक्टर्स जो इस पूरी पहेली को सॉल्व कर देंगे। पहला है अल्काइल ग्रुप्स का असर, जिसमें 2 चीजें आती हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। दूसरा है रेजोनेंस, और तीसरा है हाइब्रिडाइजेशन। चलिए एक एक करके इन तीनों चाबियों को इस्तेमाल करते हैं। और ये एक टेबल पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। देखिए, एल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ धक्का देते हैं। अब सोचिए,
कार्बोकैटायन पहले से ही इलेक्ट्रॉन का भूखा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसे स्टेबल बनाती है। लेकिन कार्बन आयन, उसके पास तो पहले से ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस पर और इलेक्ट्रॉन का बोझ डालोगे तो वो डीस्टेबलाइज यानी अस्थिर हो जाएगा। बस इसीलिए उनका स्टेबिलिटी ट्रेंड बिल्कुल उल्टा है। देखा कितना सिंपल था। अब आते हैं रेजोनेंस पर। रेजोनेंस एक सुपर पावर की तरह है जो सबकी मदद करता है। जब भी कोई चार्ज या वो अकेला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा एटम्स पर फैल जाता है यानी डीलोकलाइज हो जाता है, तो सिस्टम हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ये नियम कार्बोकैटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल तीनों पर बराबर काम करता है। और आखिर में है हाइब्रिडाइजेशन। इसका रूल भी बहुत सिंपल है। s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, तो जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा पास रहेगा। नेगेटिव चार्ज को तो पॉजिटिव न्यूक्लियस पसंद है, इसलिए कार्बन आयन्स वहां ज्यादा स्टेबल होते हैं जहां s कैरेक्टर ज्यादा हो, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन में। और इसके ठीक उल्टा, पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पर रहना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए कार्बोकैटायन्स वहां ज्यादा स्टेबल होते हैं जहां s कैरेक्टर कम हो, यानी sp3 में। देखा, पजल पूरी तरह से सॉल्व हो गई। तो हमने इन देखे खिलाड़ियों के सारे राज तो जान लिए, लेकिन आखिर इस सबका मतलब क्या है? असली दुनिया में इस नॉलेज का क्या काम? जवाब यह है, इन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को समझना ही केमिकल रिएक्शंस को प्रिडिक्ट करने की मास्टर की है। अगर आपको यह पता है कि कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि रिएक्शन किस रास्ते से आगे बढ़ेगा और आखिर में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। इस नॉलेज से केमिस्ट्स रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। अगर आप इन अनदेखे खिलाड़ियों की स्टेबिलिटी को कंट्रोल करना सीख जाएं, तो सोचिए आप कौन से नए, अजीब और कमाल के मॉलिक्यूल्स डिजाइन कर सकते हैं। इस फंडामेंटल नॉलेज से पॉसिबिलिटीज की कोई सीमा नहीं है।